कुछ नेट का इशू चल रहा है इधर धनबाद में, आज आंधी तूफान भी बहुत है, शायद इसलिए हो रहा है। खैर कोई नहीं, तो जो मैं बता रहा था नॉर्मली देखो बर्जिंग है, स्लिप डिस्क है, डिस्क हर्निएशन है, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस है, नॉरोसिस है, इन सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में कुछ दिन इंजरी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, फिर कॉडाइकिना करते हैं, मिनिस्टरन करते हैं, 125 करते हैं। यही चारे जो है बेसिक ट्रीटमेंट है। लेकिन जब स्टेनोसिस वाली बात आ जाती है, कहीं भी स्टेनोसिस होता है तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमें मल्टी हेपरिन यूज़ करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ की ब्लॉकेज की सफाई करना हो तो वहाँ पे मल्टी हेपरिन आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। हाँ, मल्टी हेपरिन के साथ मल्टी विटामिन देते हैं, जैसे मैंने बताया बेसिक मल्टी विटामिन है 4 पीट 3 बॉल 7 लीवर 8 लेप्टोपाइड और 6 एडिया। लेकिन जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं 1 पीट देते हैं। अच्छा, कोई बंदा है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसको 1 पीट दे के भी फायदा नहीं, 4 पीट दे के भी फायदा नहीं। तो वैसे जगह शंकर जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, तो जो मैं बता रहा था कि मल्टी विटामिन में नॉर्मली 4 पीट यूज़ कीजिए, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो 1 पीट यूज़ कीजिए, अगर हाई बीपी के पेशेंट है साथ में तो 4 पैरा का यूज़ कीजिए, और अगर लो बीपी के हैं 2 पैरा वाला यूज़ कीजिए। नॉर्मल केस में हम 4 पीट वाला ही यूज़ करेंगे मल्टी, ठीक है। बाकी जो भी फिजिकल पॉइंट्स है लोअर बैक के लिए वो तो देना ही देना है, लेकिन हाँ इसमें ध्यान रखिएगा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे स्लिप डिस्क है या डिस्क हर्निएशन है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल पॉइंट का यूज़ नहीं करते हैं। L5S1 L3 बहुत सारे लोग ज़्यादा फिजिकल पॉइंट देते हैं, इसमें ज़्यादा फिजिकल पॉइंट डायरेक्टली जो कमर पे दिया जाता है वैसे फिजिकल पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कीजिए। साइटिका सेटिंग दे दीजिए जो पैरों के पंजे में देते हैं, हल्का हाथों से L5S1 रबिंग कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें फिजिकल पॉइंट नहीं यूज़ कीजिए, ठीक है। चलिए मलिक साहब एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी बताएं। सर एक पेशेंट है, उसको ना PMSCL है, उसको ESR 106 है उसका, और आइडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इडियोपैथिक है, हाइपोथायराइडिज्म है। नहीं तो हाथ उठते हैं न पाँव उठते हैं, उसको सिर्फ ऐसे दूध खाना पड़ता है इधर से। अच्छा, उनके रिपोर्ट्स वगैरह हैं? उनके रिपोर्ट सारी एक बार रिपोर्ट मेरे को भेज दीजिए। इस नंबर पर भेज दीजिए। दोनों में से किसी नंबर पर भेज दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ जैसा क्या बताया आपने हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, करवट भी खुद से नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी कुछ ट्रीटमेंट आपने दिया है उनको? बिल्कुल ही ONS, XNNS, CNNS है, गैस प्रेस आपकी साइड नॉर्मल है, नॉर्मल प्लस है, थायराइड 7 लीवर 6 एडिया रिपोर्ट राइट ऑफ द लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन। अच्छा, ये किसने बताया था? हेलो। चलो कोई बात नहीं, मैंने जो बताया और सही बताया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। पहले आप दे रहे हैं नाभिसेट, फिर कंप्लीटली नाभिसेट दे रहे हैं, फिर नॉर्मल है नॉर्मल है। देखिए एक चीज़ है बॉडी मूवमेंट को लेकर के, जैसे पैर सही से नहीं उठना या
खुद लेटे हुए करवट नहीं बदल पाना, खुद से उठ के नहीं बैठ पाना, मतलब बॉडी मूवमेंट से लेकर के जो भी प्रॉब्लम है, ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्पाइन से जुड़ा हुआ है। अब चूंकि ये स्पाइन से जुड़ा हुआ है, इस जगह पे हम लोग पेट से जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट देते हैं। ये तो आपने अच्छा किया कि ONS दिया है, CNS दिया आपने, नॉर्मल है, नॉर्मल दिया, लेकिन इससे भी बढ़िया रहेगा अगर आप यहाँ पे कॉडा इक्विना प्लस यूज करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, स्पाइन से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड या फिर अपने पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट यही है, कॉडा इक्विना प्लस। पहले हम लोग सोचना पड़ता था कि नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट है, कॉन्स्टिपेशन है तो लेफ्ट साइड दो, यूडीएफ आ रहा है तो यूडीएफ ट्रीटमेंट दो। इसमें ये सब पंगा नहीं है। कॉडा इक्विना प्लस ऐसा है कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ या पेट से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ है तो उसमें सर्वप्रथम हमें कॉडा इक्विना प्लस यूज़ करना चाहिए। और दूसरा चीज़ है एक और ब्लैक ट्रीटमेंट। ब्लैक ट्रीटमेंट पता है ना, होगा देख लीजिएगा, 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी, 8 राइट पार्को, 3 बॉल, 7 लीवर, 8 लेफ्ट पार्को। ये देने की ब्लैक ट्रीटमेंट। लार्ज फॉलिक छोटा वाला है, 8 राइट बॉल, 7 लीवर, 1 लेफ्ट पार्को। या लार्ज फॉलिक माइल्ड वाला जो है वो भी दे सकते हैं, 1 गैस ओनली, 1 गैस आई, 2 राइट ओवरी, 8 राइट पार्को, 3 बॉल, 7 लीवर, 1 लेफ्ट पार्को, वो भी दे सकते हैं। ब्लैक ट्रीटमेंट या ब्लैक का ही माइल्ड वर्जन है जिसको लार्ज फॉलिक ब्लैक कहते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग होता है गैस ओनली से। ब्लैक में क्या है, 6 गैस ओनली है और लार्ज फॉलिक ब्लैक में 1 गैस ओनली 6.1। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए किसी भी मरीज को आपको लगता है कि मेरे को विटामिन फॉर्मेशन देना है, चाहे लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन देना हो, चाहे राइट विटामिन फॉर्मेशन देना हो, या दोनों ही देना हो, जब भी किसी को हमें विटामिन फॉर्मेशन देना है उससे पहले ब्लैक ट्रीटमेंट या लार्ज फॉलिक ब्लैक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बार देखिए, ये तो आपने बातों से जो बताया उसके हिसाब से मैंने ये बता दिया कि फिलहाल बाकी रिपोर्ट देखने के बाद इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं राजन अधिकारी जी। राजन जी हो जाइए। जी सर नमस्कार बेटा, कैसा है अभी? दिखाया था उसको यार, उसका जो हाँ यार, होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ जो आपने जो बताया था ना, और नैन दे रहे हैं, उसके बाद वो अपना ITF जो फॉर्मूला है वो दे रहा हूँ। तो देने के बाद दिन में 2 बार दे रहा हूँ। तो सूजन में इतना भी इजाफा नहीं है, सूजन है अभी भी, और उसका जो बुखार है वो बुखार चला गया, बुखार नहीं है। तो ऐसा यही ट्रीटमेंट क्या जारी रखूँ? बिल्कुल यही जारी रखिए। ठीक है। और अभी आज मैंने देखा मोबाइल पे व्हाट्सएप सेट कर रहा था क्लास करने के लिए, तो उसमें देखा मैंने कि आपका कोई मैसेज आया था क्वेरी 2 पेशेंट के बारे में। तो अभी वो डिटेल्स में मैं देख नहीं पाया, तब तक व्हाट्सएप मेरा डिलीट करके फिर से नया उसको अपडेट करना था, उसमें वो गायब हो गया। एक बार मेरे को फिर से भेज दीजिएगा वो रिपोर्ट्स वगैरह, और उसमें से कोई भी एक जिसका कंडीशन थोड़ा ज़्यादा सीरियस है उसके बारे में कुछ सिम्टम्स वगैरह बताइए, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, फिर इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, मैं जो तीनों जो आपको क्वारी भेजा ना, वो तीनों का ही प्रॉब्लम सीरियस है अभी। मतलब किसी का हो गया 37 डेज हो गया, किसी का मतलब 12-15 दिन हो गया। तो ट्रीटमेंट लगातार दे रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जब दे रहा हूँ उसका तुरंत उसको ठीक लग रहा है, लेकिन घर पे जाके उसका दर्द बढ़ जा रहा है। और एक जो आपको भेजा था, वो 22 साल पहले उनका इंजरी हुआ था, वो पोस्ट से गिरने की वजह से, और उसके स्पाइन में बहुत ज़्यादा सीवियर चोट आया था, उसके बाद ऑपरेट हुआ था।
बाद में 22 साल बाद उनका नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन भी हुआ। और इसके बाद उनका जो चलना बैठने का जो ये है वो पूरा ख़त्म ही हो गया, मतलब बेड रिटर्न जैसा हो गया। तो अभी उनको मैं ये सब जो आपको ट्रीटमेंट भेजा हूँ, बहुत सारे लंबा चौड़ा है, वो ट्रीटमेंट आपको मैं भेज दूँगा, वो सब दे रहा हूँ। मतलब देने के बाद मतलब जितना एकदम भी चल नहीं फिर नहीं पाता था, अभी चल फिर रहा है, 30% जैसा ठीक हुआ है। लेकिन ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद 2 दिन जैसा संडास क्लियर रहता है पॉटी, उसके बाद पॉटी नहीं होता है, मतलब 2-3 दिन जैसा पॉटी नहीं होता है। तो थोड़ा मैं आपको मैं भेज दूँगा, वो देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें बहुत ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक काम करिए, तीनों एक साथ मेरे को मत भेजिएगा, फिर मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके भेजिए। जैसे एक आप मान लीजिए अभी भेज दीजिएगा, मीटिंग समाप्त होने के बाद तो मैं आज रात तक या कल सुबह तक उसको एनालाइज करके उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट सेट होगा मैं भेज दूँगा। वो भेजने के बाद फिर सेकंड वाला मेरे को भेजिएगा। जी सर, ऐसे ही करो। ठीक है सर, ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। चलिए अभी आगे तो कोई ऐसा अभी है नहीं मेरे को लगता है। हाँ, एक चीज़ है कुछ दो बातें बताना चाहता हूँ आप लोग को। जैसे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप था अपना न्यूरोथेरेपिस्ट जल्दाराम के नाम से। तो जल्दाराम जो ग्रुप था, अभी वो अलग से जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अपना एडवांस वेलनेस न्यूरोथेरेपी के ग्रुप मैंने भेजा है। वो ग्रुप को मैंने वहाँ से सारे लोगों को रिमूव करके वो ग्रुप को बंद भी कर दिया है। तो जो नया वाला ग्रुप का लिंक मैंने भेजा, आपने ज्वाइन कर लिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया क्योंकि पहले वाला जो था वो बंद कर दिया मैंने, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा नहीं। नए वाले ग्रुप में ही सारा कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जैसे जब भी क्वेरी रहती है, क्वेरी के लिए आप लोग मेरे को शाम को 4 बजे के पहले अगर कोई क्वेरी है तो एक बार व्हाट्सएप में आप सारा सेंड कर दीजिएगा। जिस दिन अगर एक भी क्वेरी रहती है तो हम लोग रात को 9 या 9:30 बजे 15 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए हम लोग ऑनलाइन जुड़ के मिलेंगे, क्वेरी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देख करके मैंने देखा कि कुछ लोगों का रिपोर्ट है, लिख के भेज देते हैं क्या बट रिपोर्ट देख करके या ट्रीटमेंट देख करके एक्चुअल कंडीशन नहीं समझ में आता जब तक आप लोगों से मेरी बात ना हो। क्योंकि रिपोर्ट में तो लिखा रहता है कि चलो ठीक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है C6 C7 के बीच में नहीं रहेगा, बट उनका भी सिम्टम्स क्या हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है या जकड़न है, स्टिफनेस है, हाथों में झंझनाहट आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाथों में किस साइड आ रहा है, छोटी उंगली की तरफ आ रहा है, जंघे की तरफ आ रहा है, लेटते उठते समय चक्कर आता है कि नहीं आता है। कई बार ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती, इसलिए जब भी क्वेरी रहेगा एडवांस वेलनेस वाले ग्रुप में आप डालिएगा। अगर एक भी क्वेरी रहती है किसी की तो हम लोग सेशन रखेंगे क्वेरी का रात को 9 से 9:30 बजे। तो अगर आपने क्वेरी भेजी है कभी भी तो ये है कि उस दिन तो सेशन रखेंगे जब सेशन रहेगा उस समय आप भी सारे रिपोर्ट्स वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह जो भी चीज़ आपने दिया है वो सारा लेकर के एक बार रेडी होकर के बैठिए। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप डाला था डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो डालने का मतलब इसलिए था कि बहुत सारे सिस्टम के ऊपर सेशन कर रखे हैं, बट उसमें कुछ नई चीज़ें मैंने नोटिस करी थी जिसके कारण उसको मैंने शेयर किया था। उसमें साथ साथ मैंने ट्रीटमेंट बताया है कि जैसे मान लीजिए किसी को है कि भाई चलो खाना तो हमने मुँह में डाल लिया, चबा रहे हैं लेकिन मुँह सूखा लग रहा है, या फिर किसी की आदत है कि वो ज़्यादातर चबाई नहीं रहा, मुँह में लिया और तुरंत निगल लिया।
30 सेकंड भी मुंह में नहीं रुक रहा है, तो थोड़ा तो ये कोशिश करना है कि मुंह में उसको थोड़ा देर रोके। और दूसरा चीज़ उसके लिए हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि चलो भैया ये जल्दी जल्दी खाता है तो हम पैरोटिड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं कि वो कम समय में ही ज़्यादा सलाइवा बनाते हैं। अच्छा, जब सलाइवा की बात आती है तो फिर एक और चीज़ मैंने बताया था, सलाइवा में हम लोग सोचते हैं क्या होता है सलाइवा? टाइलिंग, मतलब सलाइवरी एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू करता है। लेकिन इसके अलावा उसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड भी होते हैं जिसको कहते हैं लाइसोसोम, क्योंकि सलाइवा का ये काम भी होता है कि वो किसी भी बैक्टीरिया को मार सकता है। बचपन में हम लोग खेलते समय मान लो फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेल रहे, कैच पकड़ने के टाइम में गिर गया, घुटना छिल गया, तो क्या करते थे? थूक लेके लगा देते थे और अगले दिन सुबह तक ठीक भी हो जाता था। हमने कभी ये सोचा नहीं कि वो थूक में ऐसा क्या चीज़ होता है कि वो ठीक कर देता है। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर एंटीबायोटिक है, तभी वो जख्म ठीक हो जा रहा है। एंटीबायोटिक है लाइसोसोम। तो इसका मतलब ये है कि किसी की बॉडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे वो किधर भी इन्फेक्शन हो, मान लो कोई टीबी का पेशेंट है, उसको लंग्स में इन्फेक्शन है, किसी को बोन टीबी है तो उसको बोन में इन्फेक्शन है, तो ट्यूबरकुलोसिस ये वायरल डिजीज नहीं है, वायरस के कारण नहीं होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऐसे केसेस में किसी भी तरह का हमें कंफर्म है कि बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो वहाँ पे हम ये माउथ के जो पॉइंट्स होते हैं जैसे कि टाइलिंग पॉइंट है, पैरोटिड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए देते हैं, या फिर टॉन पी है या टॉन टी है, ये तीनों पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन टी इसमें थोड़ा प्रिकॉशन ये रहता है कि जो ग्रोइंग चाइल्ड है, मतलब 24 साल से कम उम्र का कोई लड़का लड़की है तो उसको नहीं देना चाहिए। कोई लेडी है जिसका अभी शादी नहीं हुआ है, शादी हो गई है, बच्चे नहीं हुए हैं, बच्चे होने हैं, उनको भी टॉन टी नहीं देते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन पे काम करता है, ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। तो इसलिए बहुत जगह हमने पढ़ा हुआ किताब में कि पढ़े हैं कि बढ़ते हुए बच्चों को या ऐसी महिलाओं को जिनको बच्चा होना है वहाँ पे टॉन टी नहीं देते हैं। अब बात तो ये है कि सबसे बड़ा एंटी बैक्टीरियल केमिकल जो हमारी बॉडी में है वो हमारा सलाइवा है, तो टॉन पी और टॉन टी तो दे नहीं सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग टाइलिंग पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग वायरल ट्रीटमेंट तो वायरल लिखा रहता है 5 लिम्फ 3 स्प्लीन 8 थाइमस ओनली 12 आर्म पिन प्लस टॉन पी। अभी पंगा फंस गया कि इसको टॉन पी तो दे नहीं सकते, तो बाकी देने के बाद टॉन पी की जगह हम लोग टाइलिंग ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि कम से कम महीने में एक बार वो वाला ऑडियो जो है सेशन का वो जरूर सुनिएगा। जितनी बार उसको सुनिएगा हर बार उसमें कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। अभी तो क्या बताऊँ, लेकिन 1 घंटे का सेशन मैंने रिकॉर्ड करके भेजा, लेकिन वो भी 1 घंटे का सेशन पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो उसमें हम लोग पैनक्रियास तक और वो क्या बोलते हैं ट्यूमर को ही पार किया था हमने, उसमें जेजुनम इलियम, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये सब अभी बाकी है। उसमें एक जगह मैंने बताया है, हमें लगता था कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में पेप्सिन बनता है जो हर तरह के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर तरह के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन दूध को नहीं डाइजेस्ट कर सकता है। दूध को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में ही रेनिन बनता है। वो किडनी वाला रेनिन नहीं, जो है वो हार्मोन है, और यहाँ वाला जो रेनिन है एंजाइम। ये रेनिन जो है हमारी बॉडी ऐसी बनाई गई है कि हम डायरेक्ट दूध को इस्तेमाल नहीं कर सकते बॉडी में। दूध हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। हमारी बॉडी जो है दही को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो दूध और दही में फर्क क्या है? फर्क है दूध जैसे होता है उसके अंदर कैसिन केमिकल होता है। इसी कारण कहते हैं कि भाई ऑटिज्म वाले बच्चे को दूध नहीं देना।
नहीं मतलब देता। गाय भैंस बकरी मतलब भेड़ गाय ये भैंस सब का दूध बकरी नहीं देना है। भेड़ कैमल मिल्क ये होता सब है का जिसके दूध अंदर नहीं देना है। कैसिन नहीं कैमल होता मिल्क है, होता है जिसके या अंदर कैसिन नहीं कोकोनट होता है, मिल्क होता है या उसके अंदर कोकोनट कैसिन मिल्क नहीं होता होता है। है उसके बाकी अंदर सारे कैसिन दूध में नहीं होता है। कैसिन होता है। बाकी सारे दूध में कैसिन होता है। अब हमारा शरीर अब क्या करता है हमारा इस शरीर क्या कैसिन को, करता है इस जैसे कैसिन को, कैसिन हमारे जैसे कैसिन हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक में वहाँ जो जाता है रेनिन तो वहाँ होता है जो इस रेनिन कैसिन होता है को इस कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। पैराकैसिनेट में कैल्शियम बदलता है। पैराकैसिनेट कैल्शियम क्या है, पैराकैसिनेट यही क्या है, दही है। यही दही है। तो वो दूध को दही में वो चेंज दूध कर को देता दही है, में तब चेंज हमारी कर बॉडी देता है, उसको तब हमारी एब्जॉर्ब बॉडी कर उसको पाती एब्जॉर्ब कर है। पाती है। ऑटिज्म वाले बच्चों में ऑटिज्म क्या है, वाले यही बच्चों में रेनिन क्या है, नहीं ये बनता है, रेनिन नहीं बनता है। इसलिए उनका दूध जो है वो दही में कन्वर्ट नहीं होता है। कन्वर्ट नहीं फिर होता है, दूध से उनको एलर्जिक से उनको रिएक्शन शुरू हो जाता है, हाइपर हो जाता है, हाइपर हो तोड़ जाता है, मचाने लगते हैं। मचाने लगते हैं। तो इसी रेनिन को बनाने के लिए हम लोग बनाने के 9 लिए गॉल हम लोग देते हैं। 9 गॉल देते हैं। 9 गॉल देने से गॉल ब्लैडर के अंदर जो एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक उसका फीचर है, का फीचर है। गॉल ब्लैडर एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, सिर्फ बाइल को स्टोर नहीं करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। और ये एंटीसेप्टिक का काम कैसे करता है उसमें भी मैंने उसको बताया कि हम सोचते हैं कि बाइल मतलब बिलीरुबिन, नहीं सिर्फ बिलीरुबिन नहीं, बिलीरुबिन तब तक उसमें है जब तक वो लीवर में है, जब तक वो येलो कलर का है तब तक उसमें बिलीरुबिन है। जैसे गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाता है उसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। क्यों हो जाता है ग्रीन? क्योंकि वो बिलीरुबिन जो है इसी एंटीसेप्टिक फीचर को क्रिएट करने के लिए बिलीरुबिन जो है वो बिलीवर्डिन में चेंज होता है। और यही बिलीवर्डिन हमारे अंदर एंटीसेप्टिक फंक्शन करता है। कहते हैं ना स्किन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें हमें गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्किन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए हमें एंटीसेप्टिक फीचर की जरूरत पड़ती है, इसी बिलीवर्डिन की जरूरत पड़ती है। अब तक तो हम ये जानते थे कि 1 गॉल दे रहे तो भी बिलीरुबिन बाइल बन रहा है, 2 गॉल दे रहे, 3 गॉल दे रहे, 4 गॉल दे रहे, 9 गॉल दे रहे, कुछ भी दे रहे हैं तो बिलीरुबिन बनता है। ऐसा नहीं है, 9 गॉल दे रहे हैं तो बिलीवर्डिन बनता है। इसीलिए ऑटिज्म वाले बच्चे को जब हम 9 गॉल देते हैं तो उनकी हाइपरनेस जो है कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये बिलीवर्डिन जो है स्टमक के अंदर रेनिन के सिक्रेशन को बढ़ावा देता है। यही रेनिन जो है वो दूध के कैसिन को पैराकैसिनेट में चेंज करता है। खैर इतना डिटेल्स में हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि 9 गॉल देते हैं तो क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि 9 गॉल देते हैं तो उससे बिलीवर्डिन बनता है, या स्टमक में रेनिन को सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। और ये रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर केमिकली बात करें तो ये कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। बस इतना ही काम होता है। इस तरह से वो ऑडियो क्लिप को एक बार 2 बार सुनिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें नई जानकारियाँ। और नेक्स्ट वीक फिर एक मैं ऐसा ही एक डिटेल ऑडियो बना के सेंड करूँगा आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि देखो ऐसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, 11 सिस्टम है, लेकिन उसमें से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम ये 2 ऐसे सिस्टम हैं जो अलग अलग तरह के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। देखो 2 काम है, दोनों अलग अलग है। एक है प्रोडक्शन, चीज़ों को बनाना, और दूसरा काम है उसको यूज करना, प्रयोग करना। तो बाकी सारे जो सिस्टम है, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें अधिकतर केमिकल को यूज करती है, बहुत कम नए केमिकल को बनाती है। नया केमिकल जितना बनता है उसका 70-80% या तो डाइजेस्टिव सिस्टम से बनता है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से बनता है।